जी सही है। चलो चले इस जैसा एक सवाल करें। आ जाए जी पेज नंबर 65। ये कौन सा टॉपिक खुला है? हाँ पेज 65 पे क्वेश्चन नंबर 23 है। ये जल्दी से करें, 2 मिनट है आपके पास, जल्दी करें। ऐसा ही सवाल है, मैंने इसलिए उधर वो सवाल बना दिया ना ताकि 2 सवाल एक जैसे हो जाए। ये एक ही था ना, तो वहाँ पे 2, अब एक मैंने करवा दिया, एक आप कर लेंगे। जल्दी करें, जल्दी शाबाश। काफ़ी अटेंडेंस है वैसे अल्हम्दुलिल्लाह, 70% तक हैं बच्चे। जल्दी जल्दी करना है, नकतो नकदी प्रैक्टिस करें। कल इंशाल्लाह जब आप ख़वातीन और हज़रात तशरीफ़ लाएंगे तो कल हम जो सवाल कर रहे होंगे उसमें इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट दोनों बनेंगे। बस बुनियाद के लिए सिर्फ मेरे पास आज का ही टाइम है, कल से तो फिर फुल फ्लैज सवाल है। और ये पास प्रैक्टिस है, पहले दिन इनकम स्टेटमेंट इतनी ही देर करवाई जाती है, इकट्ठा सवाल पहले दिन करवाएं तो फिर चारों टायर ऊपर हो जाते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही होगा कंसोलिडेशन में, लेकिन बुनियाद बन जाएगी। कल फिर इंशाल्लाह फुल फ्लैज क्वेश्चन करेंगे जिसमें बैलेंस शीट भी बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट भी बनाएंगे, और जितना काम आज तक हमने किया वो सारा रिवाइज होगा दोबारा। सारी एडजस्टमेंट्स, वही गुडविल वाली, वही आपस की सेल परचेज, सब कुछ सब कुछ। जी हो गया। मिटा रहा हूँ मैं। भाई मार्कर्स कह दे उसके एक दो, कहाँ पड़े? हाँ पड़े हैं, पड़े, रहने दो। अरे आप मोबाइल को क्यों हाथ लगा रहे थे? मैसेज करने के लिए? बगैर मोबाइल के मैसेज नहीं होते। जाओ यार को ब्लैक मार्कर चंगा जाए पाए कटे नहीं फिर भी। अच्छा जी, ले जी शुरू करते हैं काम। रेवेन्यू 400 जमा 600, पी ग्रुप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आज हम बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड। ये जल्दी जल्दी कर लो, ये थोड़ा सा काम है। उसके बाद फिर और भी कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है, क्योंकि इसमें तो जाहिर सी बात है मैं इससे आगे जा नहीं सकता। फिर फुल फ्लैश सवाल की तो पूरे 2 घंटे मुश्किल पूरे होंगे। सेल्स जी 400 प्लस 200, नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स 250 जमा 100, नेक्स्ट प्रॉफिट मैंने कहा था जीपी को आपने ऐड नहीं करना, ये बैलेंसिंग निकलेगा। नेक्स्ट एडमिन एक्सपेंसेस 20 जमा 15, 20 जमा 15, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। अच्छा जी, और कुछ करने वाला काम जो रह गया हो?
बोलो हाँ जी। इस 85 को कहाँ लेके जाना है? आज जो हमारी नई वर्किंग इंट्रोड्यूस हो चुकी है, जिसका हमें इंतज़ार था, 1 2 3 4 6 हो गई थी, बीच में 5 रहती थी, आज 5 भी आ गई। ठीक है, तो वर्किंग नंबर 5 एस प्रॉफिट्स में एस प्रॉफिट्स लेकर आए। एस प्रॉफिट्स में एस प्रॉफिट आ गए 85। अब टोटल करें 600, 350, 250, 35, 215। अब ये 215 जो है, ये किस किस को कितना देना है? तो नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू किसका कितना? एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट और एनसीआई। लेकिन पहले क्या किया करना है आपने? पहले जिसको बांटना है उसको उठाकर इधर लिख लेना है। अब ये एनसीआई हमें मिला करेगा वर्किंग 5 से, और पेरेंट वो बैलेंसिंग जब निकालते हैं ना, टोटल में आग होता है, इसमें सारा पेरेंट का सारा सब्सिडरी का प्रॉफिट पड़ा है। अगर हम पेरेंट के प्रॉफिट में तो एनसीआई का कुछ भी नहीं है, सब्सिडरी के प्रॉफिट में एनसीआई का कुछ हिस्सा है। तो अगर हम इस सारे में से वो हिस्सा निकाल दें जो सब्सिडरी में एनसीआई का हिस्सा है, तो बाकी फिर सारे का सारा सब्सिडरी का भी पेरेंट को ही जाना है, ग्रुप का ही है। ठीक है, और पेरेंट का अपना तो है ही पेरेंट। तो तरतीब ये चल रही है। अब हम इधर आए एस प्रॉफिट वाली वर्किंग में, हमने कहा इसमें सीआरई जो है उसको तो साइड पे कर दो, जरूरत नहीं पड़ती है, ये ऑटोमेटिकली निकल आता है ना, ऑटोमेटिकली जब बैलेंसिंग निकालते हैं तो। ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पे यूज नहीं करते। हाँ, एनसीआई 85 में कितने परसेंट एक्वायर किया जी? P bought 75% of S several years ago। तो 85 का 75% कितना? 25%, सॉरी, कितना बनता है जी? 21.25। ठीक है जी, तो 21.25 इधर लाकर लिखो, और बैलेंसिंग लो जी। समझ आ रही है कुछ? क्वेश्चन नंबर 23, पेज नंबर 65। एक और मार्कर तैयार कर ले शहजादे, चंगा जी। डन जी, ठीक है, बस साइड इधर उधर मुझे दे दो, मुझे दे दो, फिर आप पढ़ो। बस 15 मिनट और मुझे बात कर लेने तो 20 मिनट अभी इस पे। हम पहली सेल परचेज वाली ट्रांजैक्शन जो है वो तो फड़का ही देना। हाँ, कल तो बेटा, कल जो करना है ना वो आज वाले के बगैर हो नहीं सकना, आज वाला कर लेना, वरना कल फिर आज वाला करते रहेंगे। कल किसने देखा है? ले जी, पेज नंबर 6 पे आए वापस। याद है आपको पहली एडजस्टमेंट यहीं से पढ़ी थी हमने, आपस की सेल परचेज वाली। ठीक है ना, वापस आ जाए। सेल परचेज आपस की इनकम स्टेटमेंट के सवालों के अंदर ज़रा देखना है कैसे डील करते हैं। ठीक है, तो पेज 6 पे इलस्ट्रेशन 1 है। ऐसे करेंगे नहीं सवाल जैसे अभी मैं आपको ये करवाने लगा हूँ। ठीक है, लेकिन अभी पहला दिन है, समझाने के लिए ये काम मैं इस तरह से करके दिखा रहा हूँ। वो तरतीब यही होगी जैसे सिखाया ना 2 सवाल। कल इंशाल्लाह जब सवाल करेंगे ना फुल फ्लेज, तो बिल्कुल तरतीब यही होगी। लेकिन अभी ज़रा मैंने आपको आपस की सेल परचेज वाली एडजस्टमेंट के बारे में थोड़ा सिखाना है जी। पेज 6 पे आ गए सारे। सब्सिडरी परचेज्ड गुड्स कॉस्टिंग 10 एंड सोल्ड टू पेरेंट फॉर 12। पेरेंट सोल्ड द गुड्स इन सेम ईयर फॉर 15। ठीक है जी, तो SP पेज नंबर 6 पर इलस्ट्रेशन 1 है।
जैसे वहां पे सवाल बनाया था पहली दफा बिल्कुल वैसे ही बनाने लगूं, ठीक है। तो सेल S2P है, बोलो यार, देखो ना, सब्सिडरी परचेज गुड्स, तो पहले सब्सिडी और फिर पेरेंट को रख लें, हालांकि नॉर्मली पेरेंट ही पहले गिवन होता है सवालों में, लेकिन चलो अब सवाल ऐसे ही है ना, ठीक है, जरा इजी समझ में आ जाता है। तो SP जी, सब्सिडरी ने चीजें खरीदी, लेस करते थे हम इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल, और वो कॉस्ट ऑफ सेल ऐसे गिवन होती थी, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, और उसके बाद जीपी। सब्सिडरी परचेज गुड्स कॉस्टिंग 10, ये समझ में आती है, सब्सिडरी परचेज गुड्स कॉस्टिंग 10 एंड सोल्ड इट टू पेरेंट फॉर 12, एंड सोल्ड इट टू पेरेंट फॉर 12, सेल की इसने, तो इसकी क्या बन गई, परचेज, बल्कि इसको मैं यूं लिख दूं अगर, एंड सोल्ड इट टू पेरेंट फॉर 12, ये 12 मैंने क्यों ब्लू किया है, ये आपस की सेल परचेज है, 12 रुपए की चीज सब्सिडरी ने पेरेंट को बेची है, इसने जो बाहर से 10 की खरीदी, ये आपस की परचेज में बाहर से आउटसाइड वर्ल्ड से परचेज की थी, ठीक है। अच्छा आगे, पेरेंट सोल्ड द गुड्स इन सेम ईयर फॉर 15, और पेरेंट ने इसको बाहर की दुनिया में कितने का बेच दिया, 15 का, ये तो बाहर की दुनिया को बिका है जी 15, गॉट इट। अच्छा अब कोई ओपनिंग स्टॉक था जी, कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं था, कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो अगर ये डिब्बा लगा दें आप कॉस्ट ऑफ सेल का, तो डिब्बा क्या बता रहा है कि कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है 10 और जीपी कितना है 2, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद इधर भी कुछ नहीं बचा, और इसका जीपी कितना आ गया 12, और प्रॉफिट 3 का आ गया। ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके सामने पर्चे में हुआ करेंगी, बातें ना करना यार अब प्लीज, बस कर दो अब। ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके पास हुआ करेंगी, इसको बिल्कुल उसी तरतीब पे करना है जैसे मैंने अभी आपको 2 सवाल करवाए हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको कुछ समझाने लगा हूं, इसलिए ज़रा देखिएगा इधर। यहाँ पे मैं एक एडजस्टमेंट का कॉलम डाल रहा हूँ, और फिर मैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम पे पहुंचूंगा। अब मेरा सवाल, आज के सवाल के अंदर आपस की सेल परचेज नज़र आ रही है, अगर मैं इस 15 जमा 20 जमा 12 जमा 15 27 को यहाँ लिख दूं, तो क्या ये सही होगा, ये सही क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें आपस की सेल नज़र आ रही है, आपस की सेल को तो हम नहीं दिखा सकते। अब वो जो हम आज तक बैलेंस शीट के सवाल सिर्फ जब कर रहे थे, तो हम जो सोल्ड की फिगर को इग्नोर करते आए थे, आज हमें उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। आज हमने क्या करना है, यहाँ पे हम लिखा करते थे ना, एक वर्किंग किया करते थे, तो वर्किंग 1 जैसे होती थी, ठीक है, तो वर्किंग में हम क्या लिखते थे, ये S2P है, और बोलो इसमें सोल्ड कितना, सोल्ड कितना है, सोल्ड कितना है, सोल्ड S2P बताना है 12, वेरी गुड, सोल्ड कितना है 12, अनसोल्ड 0, तो अनसोल्ड का प्रॉफिट भी कितना 0। आपको पता लग गया, अब अगली इलस्ट्रेशन की बारी आ रही है, उसमें तो ये भी आ जाना, लेकिन चलो पहले आते समझ लो, आगे सोचना शुरू कर देते जी। आपस की सेल भी आज मसला है। अब हम क्या करेंगे, हम ये क्या करेंगे कि हम कंसोलिडेशन करते हुए आपस की सेल में से 12 और परचेज में से 12 लेस कर दिया करेंगे। ये एडजस्टमेंट कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट है। असल में ना मसला क्या है, फर्क समझिए, अगर आप ये ना भी करते तो प्रॉफिट पे असर नहीं पड़ना था, प्रॉफिट तो फिर भी सेम रहना ना, एक ने सेल रिकॉर्ड की, दूसरे ने परचेज भी तो रिकॉर्ड की हुई। अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कितना आ रहा है अभी भी 3 और 2, इसको जगाना जरा, 3 और 2, प्रॉफिट कितना आ रहा है 3 और 2, यानी प्रॉफिट पे कोई असर नहीं पड़ना था।
इसीलिए तो बैलेंस शीट के सवालों के अंदर जाके हम इसको लिफ्ट नहीं कराते थे, जो सोल्ड की फिगर, सेल की फिगर, सोल्ड की फिगर को नहीं कहते थे हम, कहते एक की सेल दूसरे की परचेज। प्रॉफिट पे क्या असर पड़ना है? प्रॉफिट पे तो कोई असर नहीं पड़ा होगा। प्रॉफिट तो 5 का ही बनता है जो इन्होंने कमा लिया बाहर की दुनिया से। सही है ना? यानी आप इसको ऐड करो तो 27 आएगा, तो यहां पर फिर क्या आएगा? 22 आएगा। तो 27 माइनस 22 5 ही आना है। लेकिन जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाना शुरू करते हैं तो अगला मसला आता है। वो मसला क्या है? इनकम स्टेटमेंट का बूथा खराब हो जाता है। अगर आप ये एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो सेल की फिगर 27 पे नजर आएगी और परचेज की फिगर 22 पे। ये दोनों ही सही नहीं है। सेल्स फेस ऑफ इनकम स्टेटमेंट गलत हो गया, खराब हो गया, सही नहीं रहा, तो इसलिए हमें यह काम करना पड़ेगा। किया क्या वैसे बाय द वे? हमने सेल में से और कॉस्ट ऑफ सेल में से इसको डिडक्ट किया। ठीक है, तो यहां जब हम इनकम स्टेटमेंट के सवाल किया करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। ठीक है, पहली एडजस्टमेंट करवा दी। तो इस 12 को क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे। डिडक्ट फ्रॉम सेल्स एंड डिडक्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये दो काम हमने करने। ठीक हो गया? सही है। उसके बाद फिलहाल आगे प्रॉफिट का तो मसला है नहीं, अनरियलाइज्ड तो अगली एग्जांपल में आना है। अब मुझे बताओ क्या हो जाएगी हमारी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की शक्ल? 15, यहां पर 10। अब इधर देखो, बाहर की दुनिया, ये देखो ना, ये सब्सिडरी थी जिसने बाहर की दुनिया से 10 रुपए की चीज खरीदी थी, आगे पेरेंट को 12 की बेची थी, पेरेंट ने आगे बाहर की दुनिया को ये 15 की बेची थी। अब ग्रुप तो ये पड़ा है, तो मसला तो इस 12 का है, मसला तो इस, ये आपस की सेल परचेज है ना। ठीक है, जो बाहर से खरीदी थी वो ग्रुप के लिए कॉस्ट थी 10 रुपए, और जो बाहर बेच दी वो ग्रुप के लिए सेल है 15 रुपए। तो आप गौर फरमाएं तो 15 रुपए ही सेल नजर आ रही है और 10 रुपए ही कॉस्ट नजर आ रही है, कॉस्ट नजर आ रही है, परचेज नजर आ रही है। ठीक है, तो फिर इसको कंप्लीट करें अगर, तो प्रॉफिट पे तो असर पड़ना नहीं है, लेकिन इनकम स्टेटमेंट का सवाल करते हुए इनकम स्टेटमेंट की शक्ल को मुंह को भी सही करना ज़रूरी है। ठीक है, इसका मुंह बन जाएगा वरना। तो कितना आया जी? 10, और टोटल क्या आ गया जी? 5। ये ऐसे नहीं करेंगे, एडजस्टमेंट का कॉलम नहीं डालते, ये हम ऐसे बस जब चल रहा होगा ना तो यूं करके सेल, जब कंसोलिडेटेड बनाएंगे ना तो यूं करेंगे 12 जमा 15 माइनस 12, ऐसे करके चलेगा। ठीक है ना? सही है, नोट फरमा लें इसको। जी डन, पेज 7 पे आए फिर। नोट कर रहे हैं अभी बच्चे? जल्दी करें। इन्हें कर लिया नोट, वो कोशिश करके सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनाएं जुमला पढ़ के। जी डन, तो मैं मिटा नहीं रहा, अगला देखें। अभी लिखी जा रहे हैं बच्चे। जी
सब्सिडरी परचेज गुड्स कॉस्टिंग 10 एंड सोल्ड टू पेरेंट फॉर 12, वही सेम सवाल है। इलस्ट्रेशन 2, पेज नंबर 7। लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक और ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा जी, देखें, पेरेंट परचेज, सब्सिडरी परचेज गुड्स ऑफ 10 एंड सोल्ड टू पेरेंट फॉर 12, वही सेम सवाल। सब्सिडरी परचेज्ड फॉर 10 एंड सोल्ड इट टू पेरेंट फॉर 12, तो वो उसकी सेल बन गई और पेरेंट की परचेज बन गई। ठीक है। ओह, पेरेंट डिड नॉट सोल्ड द गुड्स टिल द ईयर एंड, पेरेंट ने ये नहीं बेची, आगे नहीं बेच पाया। ठीक है, तो सारे का सारा अब क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है। बनाओ डिब्बे, बताओ जी, कॉस्ट ऑफ सेल 10 आ गई, प्रॉफिट 2 का, कॉस्ट ऑफ सेल 0 आ गई और प्रॉफिट भी 0। वर्किंग जो भी नंबर चल रहा होगा, वर्किंग S2P है। सोल्ड कितना 12, अनसोल्ड 12, अनसोल्ड पर प्रॉफिट कितना, कितना प्रॉफिट, और 2 है, 10 की चीज खरीद के 2 का प्रॉफिट। ये देखो, जाग रहे हैं सारे? नो सर, फिर तुम्हें कैसे पता मैंने पूछा है जाग रहे हो सारे? अच्छा जी, अब इस 12 के बारे में क्या बताया आपको, क्या करना है? डिडक्ट 12 फ्रॉम सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो करो -12 -12। को और मसला, एक मसला और भी है, ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर 12 पे नजर आएगा, क्या ये सही होगा? ओ, इसमें तो प्रॉफिट जो एक ने बुक किया है वो दूसरे के स्टॉक का हिस्सा बना हुआ है ना, यानी इधर देखो ना, आपका ये 0 हो जाएगा, बोलो, और ये 10 रह जाएगा, लेकिन साथ यहाँ पे क्या आएगा 12, ये तो गड़बड़ नहीं हो गई? इसका मतलब आपको आपस का प्रॉफिट जो है 2 रुपये, उसका तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये 2 रुपये का प्रॉफिट जो है, इस प्रॉफिट को आपने कम कर, इस प्रॉफिट की अमाउंट से आपने रिड्यूस कर लेना है स्टॉक को। ठीक है, तो रिड्यूस स्टॉक बाय 2, तो रिड्यूस कर ले स्टॉक को 2 से। ठीक है जी, आप कंसोलिडेटेड फिगर्स निकालेंगे, ये कितना आ गया 0, यहाँ पर तो 0 ही था, ये कितना बच गया 10, और ये 10 माइनस हो गया, तो कितना आया जी, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आई और प्रॉफिट कितना आया? अल्हम्दुलिल्लाह, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब तक ये ग्रुप से बाहर नहीं बिक जाती चीज़ें, ये प्रॉफिट तो रियलाइज़ हुआ ही नहीं है। क्या ख्याल है? तो अब सही हो गया ना काम? तो बोलो, सही एडजस्टमेंट्स हो गई, कोई मसला? और बोलो, पेपर में ये वाला सवाल आता है या ये वाला सवाल आता है? हाँ, ये वाला सवाल, बल्कि ऐसे भी नहीं आता। असल में अगली कहानी जो कल बताऊंगा वो ये है कि हमें पेपर के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर गिवन होती है। ये जो आपने अभी 2 सवाल देखे, इस तरह से सवाल होते हैं, ऐसे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक नहीं, तो वरना ज़िंदगी आसान होती कि आपने सेल में से सेल, परचेज में से वही सेल की फिगर
परचेज और सेल में से माइनस की, और प्रॉफिट जो अनरियलाइज के ऊपर जो ये जो प्रॉफिट की फिगर है अनसोल्ड के ऊपर जो प्रॉफिट है अनरियलाइज प्रॉफिट जो है, इसको आपने स्टॉक में से माइनस करना होता है। तो इस तरह की तो प्रेजेंटेशन होती है अगर हमारे सवालों में, तो फिर तो मसला ही कोई नहीं था। तो इस दो की जो रिडक्शन वाली बात है, ये दो जो है, ये दो इसकी जर्नल एंट्री, ये मैं आपको सिखाने लगा हूँ। ये सीखने के लिए ज़रा आपको एक छोटी सी एग्जांपल देखनी पड़ेगी। ऐसे ही मिसाल के तौर पे, बचपन में भी आपने देखा होगा कि मिसाल के तौर पे आपकी सेल है जी 100 रुपये, लेस करते होते हैं आप इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल, तो ओपनिंग स्टॉक आपका पड़ा हुआ है जी लेट से 10 रुपये, और परचेजेज हैं आपकी जी 75 रुपीज़ की, और क्लोजिंग स्टॉक आपका नज़र आ रहा है जी 15 पे। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी बन रही हैं ज़रा देख के बता दें जी। कॉस्ट ऑफ सेल 70, और प्रॉफिट कितना आ गया फिर 30। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे आपसे कहा गया कि जी देखें, मामला कुछ ऐसे हो गया जी कि मामला कुछ ऐसे है जी कि आपका जो स्टॉक है ना, उसकी ये कॉस्ट पे पड़ा है, और उसकी एनआरवी मिसाल के तौर पे, मैं छोड़ दिया कंसोलिडेशन, मैं तो बचपन में वापस चला गया आपको, ठीक है। इसकी एनआरवी जो है वो 15 से नीचे आ गई है और 12 रुपये है। तो आप क्या किया करते थे, आप क्लोजिंग स्टॉक को 12 पे ले आते थे, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। जब यहाँ पे 12 लिखते हैं तो बताओ आंसर क्या आता है, 60 ओपनिंग स्टॉक 100 कर दिया, सॉरी जी, ये 10 है जी, 10 तो सेम रखना है जी, 73, और प्रॉफिट ये क्या हुआ, ये हुआ क्या, ये क्या हुआ, क्लोजिंग स्टॉक को आपने किया कम। यहाँ पे रिड्यूस करते हैं ना, तो मैं वो एग्जांपल समझा रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक को आपने किया कम, तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई। प्रॉफिट तो हम वैसे ही पता है, मैंने आपको कहा है कि हम बैलेंस ही निकालते हैं, इसलिए इसको हमने छेड़ना नहीं है। यानी हम प्रॉफिट के ऊपर इस एडजस्टमेंट को नहीं हिट करते होते, बल्कि हम ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल पे इसको हिट कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आती है उस पर खुद ब खुद असर चला जाता होता है, ठीक है ना। तो अब ये एंट्री क्या बन रही है, हमने क्लोजिंग स्टॉक को करना है कम, जाग के बैठे, बड़ी अहम बात हो रही है, हमने क्लोजिंग स्टॉक को करना है कम, और क्लोजिंग स्टॉक का हर असर कॉस्ट ऑफ सेल पे जाता है, तो आंखें बंद करके दूसरा इंपैक्ट किस पे डाल देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल पे, ठीक है। तो इसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी, वो जर्नल एंट्री ये बनेगी कि आप स्टॉक को कर देंगे क्रेडिट, कितने से, 2 से, और कॉस्ट ऑफ सेल्स को कर देंगे डेबिट 2 से। ये फिर मैं कल बताऊंगा मजीद भी, क्योंकि ये ना बहुत आसान सिचुएशन है। ये नहीं होती सिचुएशन, तो ये होती है सिचुएशन कि आपके सामने कॉस्ट ऑफ सेल होती है, ठीक है, तो वो कॉस्ट ऑफ सेल को आपने हिट कराना है। अब वो फिर हम देख लिया करेंगे, ये कॉस्ट ऑफ सेल है, ये मतलब जब बैलेंस शीट का सवाल करेंगे, बल्कि बात छोड़े, बैलेंस शीट का सवाल कल जब आएगा इनकम मिलकर, तो फिर देखेंगे। फुल फ्लैश सवाल कल करना है, पूरी तैयारी के साथ आना, लेकिन इस बुनियाद के बगैर कल फिर तो डायरेक्ट आपको पता है एक बैलेंस शीट का फुल फ्लैश सवाल शुरू होगा, वो ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें फैली हुई नज़र आएंगी। ईद पे छुट्टियों में जो पढ़ा था वो भी भूला पड़ा होगा, तो कोई एक आधा सवाल जो आखिरी सवाल किया था आपने, ये जो क्वेश्चंस हमारे चल रहे हैं तरतीब में, उसमें जो होमवर्क वाला सवाल था 1 या 2 थे, वो कर लेना कम से कम, ताकि थोड़ा रवानी में आ जाओ, ठीक है ना। जिन्होंने होमवर्क कर लिया उन्होंने तो बहुत अच्छा किया, ओके। तो ये सवाल वही वाले होंगे, लेकिन अब हम फुल फ्लैश सारी एडजस्टमेंट्स के साथ, मैंने छुट्टी नहीं दी, सारी एडजस्टमेंट्स के साथ हम बैलेंस शीट के साथ साथ बैलेंस शीट खत्म करके फिर इनकम स्टेटमेंट का सवाल किया करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको थोड़ी सी जो है वो डिस्कशन ये कर दी है कि आपस की सेल परचेज की जो ट्रांजैक्शन होती है, जब इनकम स्टेटमेंट का सवाल आएंगे तो उसमें हम इस सोल्ड की फिगर को भी पकड़ा करेंगे, और इसको क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे सेल में से भी और परचेज में से भी, फिलहाल तो यही, ठीक है। या कॉस्ट ऑफ सेल में से मैंने लिखा हुआ है, सॉरी चलें, तो कॉस्ट ऑफ सेल में से भी एक ही बात है, ओके। और अगर अनसोल्ड का प्रॉफिट होगा तो उसको स्टॉक, उससे स्टॉक को कम करना है हमने, तो उसकी एंट्री आपको सिखाई है कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट, ठीक है। कंसोलिडेशन को अब यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि अब फुल फ्लैश सवाल ही है जो आगे हो सकता है, और आ जाएं अब जो छोटे मोटे काम छोड़े हुए थे जो करवाने थे।
रजिस्टर बंद करने शुरू कर दिए। दसो यार, पढ़ने नहीं आए आप लोग, इतवार मार के आए और क्या करते हो, चुप कर जाओ। और ये ज़रूरी काम है, ये करने, ये कंसोलिडेशन ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कल हमारे पास कोई ऐसे छोटा मोटा उधार बाकी ना हो। कल क्लास जो है वो 9:05-10 पे शुरू करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके 50 मिनट पे शायद सवाल पूरा हो। ठीक है, तो आप लोग सारे बच्चे 9 बजे यहाँ पे शार्प मौजूद होइएगा। ठीक है, ओके। इंतज़ार करना बेहतर है बाद में पछताने से। लिखा नहीं होता देर से पहुँचना ना पहुँचने से बेहतर है जी। ये वो बात नहीं है, ये वो बात है कि टाइम से पहुंचना बाद में पछताने से बेहतर है। ठीक है, थोड़ा इंतज़ार करना बाद में पछताने से बेहतर है। ओके, आ जाना। फुल फ्लैश सवाल काबू में नहीं आता फिर वरना। हाँ, आज छुट्टी देता हूँ, बस 5-7 मिनट 10 मिनट कुछ तो टाइम। यार बहुत काम पेंडिंग है यार, फिर पार्ट भी किस दिन करना पड़ेगा प्लीज़। अच्छा, कितने नहीं यारो, ठेरी शेरी किधर गई हो। ये बस थोड़ी सी थेरी पढ़ा दूँ, थोड़े से MCQs हैं, एक आधा सवाल है, आधा घंटा और पढ़ना है आपने, फिर छुट्टी है आपकी। ठीक है, R1 की आज डबल क्लास है भाई। क्या उसके बाद रिकॉर्डिंग भेज दूँ? वजह अच्छा जी सुने, PTCL पेरेंट है हमारी, जिस दिन से कंसल्टेशन शुरू हुई है। भाई चुप कर जो, बड़ी अहम बात कर रहा हूँ। PTCL पेरेंट है, मैंने कहा जब से हमारी कंसल्टेशन शुरू हुई है, ऐसे ही है। और सब्सिडरी है यूफोन। यार चल लिख ले भाई। कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें PTCL यूफोन को कंसोलिडेट ना भी करे तो काम चलेगा? थोड़ा पहले हमने कुछ बात ऐसी पढ़ी थी, या बाद में पढ़ी थी शायद, ये ऑल सब्सिडरीज टू बी इंक्लूडेड, सब सब्सिडरीज को कंसोलिडेट फंड्स में मस्ट है कि इंक्लूड किया जाए, कोई माफ़ी नहीं है। एक सिचुएशन यहाँ पे पढ़ने लगे हैं कि ऐसी कौन सी सूरत है अगर आप अपनी सब्सिडरी को ना भी कंसोलिडेट करें तो स्टैंडर्ड आपको माफ़ी देता है। ये स्टैंडर्ड IFRS 3 और 10। तो इसके बारे में स्टैंडर्ड डिस्कशन ये की है कि मिसाल के तौर पे आप जो PTCL हैं, आप खुद किसी की सब्सिडरी हैं। भाई को जगाना ज़रा, भाई को जगाना ज़रा। ठीक है, मिसाल के तौर पे जो है वो PTCL जो है, मिसाल के तौर पे वो खुद जो है वो हायर की सब्सिडरी है, PSO की सब्सिडरी है, PSO की सब्सिडरी है। ठीक है जी, ठीक है, होली है या पार्टली है, लेट्स से पार्टली ओन्ड है, कुछ 80% PSO ने जो है वो PTCL को एक्वायर किया हुआ है। ठीक है, तो एक तो पहली शर्त क्या है, पहली शर्त क्या है, ये लाल में शर्तें लिख रहा हूँ कि आप खुद PTCL खुद किसी की सब्सिडरी है। दूसरी शर्त ये है कि जो 80% PTCL को PSO ने एक्वायर किया हुआ है, तो इसका मतलब 20% फिर किसी और का भी होगा। ठीक है, तो 20% लेट्स से PTCL को एक्वायर किया हुआ है ACB ने। ठीक है, ACB कौन है? ठीक है, राशिद खान, कौन, किसने ऐसी बॉलिंग की है? गुलबदीन PTCL का 20% ओनर है गुलबदीन। ठीक है जी, अच्छा सुनो ना, बात तो सुनो जी, इधर देखो जी बच्चों, PTCL खुद सब्सिडरी है, होली ओन्ड या पार्टली। अगर पार्टली है तो जो अदर ओनर्स हैं, यानी गुलबदीन जो है उसको एतराज़ नहीं है। पहली बात, PTCL PVT है। एक मिनट यार, एक चल ही नहीं रहा काम, मुझे पता है, छुट्टी में कराता हूँ तुम लोगों की। ठीक है, PTCL प्राइवेट कंपनी है, किसी की सब्सिडरी है,
और दूसरे जो ओनर्स हैं उनको इस बात पे एतराज़ ना हो, तो पीटीसीएल को स्टैंडर्ड कहता है आप पीएसओ से पूछ लो। अगर तो पीएसओ ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा, पीएसओ अगर ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जिसके अंदर वो यूफोन को भी ले ले, तो फिर आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल बनाने की ज़रूरत नहीं है। गॉट इट? ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई आपको मिलेंगी। ये देखें, IFRS 10 also requires that entity that is a parent shall, ये entity that is a parent का मतलब क्या है? PTCL shall present consolidated financial statements and must include all subsidiaries। ठीक है, a parent यानी PTCL, a parent यानी PTCL need not present consolidated financial statements if and only if all the following conditions apply। पेज नंबर 25। सारी कंडीशंस, अगर सारी फॉलोइंग कंडीशंस जो हैं वो मीट हो जाएं तो फिर पीटीसीएल को नहीं ज़रूरत, पीटीसीएल नीड नॉट प्रेजेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कब? जब इट यानी कौन? इट सिर च माना लीनी पीटीसीएल, जब PTCL is a wholly owned subsidiary, किसकी? कि कौन है? PSO, ठीक है, wholly owned subsidiary, और is a partly owned subsidiary of another entity and all its other owners। कौन? गुलबदीन। इंक्लूडिंग दोज नॉट अदरवाइज एंटाइटल्ड टू वोट, जो कि वोटिंग पावर नहीं भी रखते, उनको भी शामिल करके हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट, उनको हमने बता दिया है कि जी हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना रहे, एंड डू नॉट ऑब्जेक्ट टू, और उनको कोई एतराज़ भी नहीं है, द पेरेंट नॉट प्रेजेंटिंग, के वो के पीटीसीएल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना बनाए। यानी कि असल में ना हमने क्या किया है, ये ज़रा ब्लू वाला डिब्बा देखना, ये वाली कंसोलिडेशन करने से हमारी बचत क्यों हो गई कि लाल वाली कंसोलिडेशन होने लगी है। लेकिन उसके अंदर पहली शर्त उन्होंने क्या बताई कि पीटीसीएल जो है वो होली ओन्ड सब्सिडरी है, यानी कि पीटीसीएल, पहली शर्त क्या है? पहली शर्त क्या है? पीटीसीएल खुद किसी की सब्सिडरी है। दूसरी शर्त, जो दूसरे ओनर्स हैं उनको कोई एतराज़, उनको बताया गया है कि हम कंसोलिडेशन नहीं करेंगे, उनको कोई एतराज़ भी नहीं है। और तीसरी शर्त, its debt or equity instruments are not traded in a public market or foreign stock exchange or over the counter market including local, मतलब वो क्या है? पीवीटी है या अनलिस्टेड है, पब्लिक हो सकती है लेकिन अनलिस्टेड है। ठीक है, तो ये तीसरी शर्त आ गई, यूँ समझ लें। ठीक है, चौथी शर्त, इट डिड नॉट फाइल और इन द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग फाइनेंशियल विद द सिक्योरिटीज फॉर द पर्पज ऑफ इशूइंग एनी क्लास ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, वही वाली बात कि ना तो वो लिस्टेड है ना वो किसी प्रोग्राम में है। ठीक है, और इट्स अल्टीमेट पेरेंट कौन है? और एनी इंटरमीडिएट पेरेंट प्रोड्यूसेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अल्टीमेट पेरेंट कौन है जी? पीएसओ। वो क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है फाइनेंशियल दैट आर अवेलेबल फॉर पब्लिक यूज एंड कंप्लाई विद आईएफआरएस इन विच सब्सिडरीज आर कंसोलिडेटेड और आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। ठीक है जी, यानी कि बातें क्या हुई, फिर कहाँ पहुंची बात? सबसे पहली बात कि पीटीसीएल खुद सब्सिडरी है और पीटीसीएल के जो अदर ओनर्स हैं, ठीक है, अगर हैं तो उनको बताया गया कि पीटीसीएल कंसोलिडेशन नहीं कर रही, उनको एतराज़ भी नहीं किया। ठीक है, और पीटीसीएल पीवीटी है या अनलिस्टेड है और कोई प्रोग्राम भी नहीं है उनका लिस्टिंग का। और चौथी शर्त, ये लाल वाला बाहर का डिब्बा है, क्या मतलब? अल्टीमेट पेरेंट या कोई इंटरमीडिएरी को पेरेंट भी हो सकता है, पीएसओ से पहले भी अल्टीमेट पेरेंट उससे ऊपर हो सकता है। ठीक है, यानी कि इससे ऊपर कोई और पेरेंट भी हो सकता है, लेकिन पीएसओ अगर बना रहा है तो कोई अल्टीमेट या इंटरमीडिएट पेरेंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसोलिडेट वाली बना रहा है जिसके अंदर उसने इन दोनों को ले लिया है, तो फिर पीटीसीएल को इजाज़त है कि वो इनकम वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसोलिडेट ना भी करे। पहली बात उन्होंने भी यही की है कि IFRS 10 also require entity that is a parent shall present consolidation must include all subsidiaries।
ये पहले उसने कहा, लेकिन फिर यहाँ पे आगे कहा पीटीसीएल को कब माफ़ी है? जब पीटीसीएल खुद सब्सिडरी है, जब पीटीसीएल खुद सब्सिडरी है और उसने बता दिया है गुलबदीन को कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं कंसोलिडेट करनी और उसने कोई एतराज़ भी नहीं किया है और ये पीवीटी है या पब्लिक अनलिस्टेड है और पीएसओ जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है जिसके अंदर वो सबको ले लेगा, तो ऐसी सूरत में पीटीसीएल को माफ़ी है कि वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना प्रेजेंट करे। ये एक माफ़ी है। ठीक है जी, इस पिक्चर को बेशक ले लें और इसको पढ़ें। अब जल्दी करें, बाद में पढ़ें, मतलब अभी मतलब बाद में पढ़िएगा, पिक्चर ले ले, बाद में इसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ, ये पॉइंट अब क्लियर है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ज़रा मुश्किल है वैसे। चलें आगे। नेक्स्ट, सेम रिपोर्टिंग पीरियड। भाई वो ये कहते हैं कि पेरेंट और सब्सिडरी का रिपोर्टिंग ईयर सेम होना चाहिए, लेकिन अगर कभी ऐसा ना हो तो फिर क्या करें? तो कहते हैं, स्टैंडर्ड कहता है फिर हमें नहीं पता। अगर मिसाल के तौर पे आपका ईयर एंड, पेरेंट का ईयर एंड 31 दिसंबर है, ठीक है, और सब्सिडरी का ईयर एंड जो है वो 31 मार्च है, तो आप इन 3 महीनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें बना के दें। ये बनाएं और कंसोलिडेट करें। अब अगर सब्सिडरी कहती है ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है, तो फिर थोड़ी सी गुंजाइश स्टैंडर्ड ये देता है कि जो दरमियानी अरसा है उसके अंदर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस को कर लो, बाकी तुम जो है वो मतलब 31 दिसंबर वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये पेरेंट है, पेरेंट ये पड़ा हुआ सब्सिडरी है मिसाल के तौर पे, ठीक है ना। तो अब सब्सिडरी क्या कह रहे हैं कि आप ना अगले 3 महीने की भी बनाएं ना, मिसाल के तौर पे, ज़रा आसान कर ली इसको मिसाल। तो सब्सिडरी अगर कहती है कि नहीं जी मेरे लिए तो ये मुमकिन नहीं, तो हम कहेंगे फिर कि अच्छा यार इस अरसे की जो ट्रांजेक्शन है 3 महीनों की मोटी मोटी ट्रांजेक्शन कम अज़ कम वो ले लो और कंसोलिडेट करो, ठीक है। लेकिन एट एनी कॉस्ट ये 3 महीने से ज़्यादा अरसा नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम 3 महीने तक ही जा सकता है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा नहीं करना आपने, ये जो आप इंटरमीडिएट टाइम डाल रहे होते हैं बीच में, ठीक है जी। ओके डन, सही है। तो ज़रा पढ़ें इसको अब। A financial statement of the parent and its subsidiaries used in preparation of consolidated finance shall have the same reporting। ये तो पहली बात है कि उनके लिए लाजमी क्या है, सेम रिपोर्टिंग पीरियड हो, ये लाजमी है कि सेम रिपोर्टिंग पीरियड हो। नेक्स्ट, व्हेन पीरियड एंड इज डिफरेंट, और अगर ये डिफरेंट है, the subsidiary prepares for consolidation purposes additional financial information as of the same date of the parent to enable consolidation unless it is impractical। unless को बाद में पढ़ते हैं, पहले वो क्या कह रहा है जी, लाजमी है कि सेम हो, और अगर सेम नहीं है, when different the subsidiary prepares additional information as of same date as the financial statements ऑफ द पेरेंट टू एनेबल द कंसोलिडेशन। ठीक है जी, इसको बीच में से काट दें, ऐसे समझ नहीं आ रही। डन जी, सही है। अब अगली बात, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि सब्सिडी हाथ खड़े कर दीजिए मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तो पहली बात क्या है, सेम रिपोर्टिंग पीरियड होना चाहिए। नहीं है मिसाल के तौर पे पेरेंट का रिपोर्टिंग ईयर एंड 31 दिसंबर है और सब्सिडरी का 31 दिसंबर है, 31 मार्च फर्क है, तो हम क्या कहेंगे, सब्सिडरी चलो इन 3 महीनों की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना के दो, और वो बनाएंगे, ठीक है। या तो सेम हो पीरियड या डिफरेंट है, तो सब्सिडरी इस पीरियड की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना कर दे। और अगर ये इम्प्रैक्टिकेबल है तो फिर क्या करें, इफ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू डू सो, सब्सिडरीज मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मेरी एग्जांपल में 31 दिसंबर है, मे बी यूज्ड विद एडजस्टमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। इन एनी केस, ये इंपॉर्टेंट बात है, इन एनी केस the difference between reporting dates shall be no more than 3 months, and the length of reporting period and any difference between dates of finance shall be the same from। यार इसको छोड़ो बस, ठीक है जी। अब आपका MCQ 49 भी हो सकता है। MCQs मैंने दिए थे होमवर्क में, किसी बच्चे ने सारे किए, वो वाले मैंने लिखवाए थे, कौन कौन से करने हैं MCQs, इसके साथ साथ जो लिखे हुए थे। चले मैं फिर एक दफ़ा चेकलिस्ट भी बनाता हूँ। अच्छा, ये 0.5 हो गया था, 6 हो गया था, 7 पढ़ लिया था आपने, तो बोलो 8 को छोड़ दिया था, 9 करा दिया था, 10 सिंपल एक्विजिशन डेट क्या है, जब इफेक्टिवली कंट्रोल ऑब्टेन करें, और ये अभी नहीं करना, ये हम इंशाल्लाह फिर किस दिन करेंगे, ठीक है। ओके डन।
अच्छा, अब MCQs कौन कौन से आपने करने थे ये ज़रा चेक कर लें, अगर इनमें से कोई रहता है या नहीं हुआ तो मैं वो डिस्कस कर दूँ। MCQ मैंने आपको 47, 48, 49, 51, 53, 54, 6 और 12 कर लो। इनमें से कोई अगर रहता है तो वो कर लें, अगर सारे हो गए हैं तो अच्छी बात है, किसी मसला है तो वो पूछ भी सकते हैं। जी बेटा, बेटा फिर पेरेंट का ईयर एंड 30 जून है ना, तो मसला तो सब्सिडरी का है। सब्सिडी का ईयर एंड क्या है? दिसंबर है। तो फिर 3 महीने वो उनको सेम ग्रुप है ना, उनको सेम करना चाहिए, फिर उनको भी अपना ईयर एंड बदल लेना चाहिए। अगर डिफरेंट रखना भी तो मैक्सिमम 3 महीने तक स्टैंडर्ड कहता है कि हो, और उसमें भी फिर सब्सिडरी को दरमियाने अरसे की फाइनल मैंने छुट्टी दी है। तो यार एक तो पता नहीं तुम कौन लोग हो यार, ये जिसने बैग बंद किया ना, आप इसकी छुट्टी बंद है, ये आज FAR 1 की डबल क्लास लेके जाएगा। मैं देखता हूँ कैसे जाते हो तुम लोग। कुंडी लाओ पान। अच्छा जी, एक और ये होमवर्क नंबर 1 हो गया। होमवर्क नंबर 2 आपके लिए क्या है जी? पास पेपर 3 पेज नंबर 151 पे होगा। मैंने वैसे आपको होमवर्क में दिया भी था। कितने बच्चों ने इसको किया था? पास पेपर 3 सारे ही कर लिए थे? वो सारे हो गए थे सवाल बेटा, सारे हो गए थे होमवर्क वाले। कौन सा? हाँ, वो तो मैंने फिर बाद में, इसीलिए मैं भाग गया था उस पॉइंट से। वो जो सवाल था ना, वो उसमें 2 पॉइंट्स ऐसे थे जो डिस्कस होने वाले थे, वो इंशाल्लाह जब करूँगा तभी होमवर्क दूंगा। ठीक है जी, तो चलो ठीक है, फिर एक और सवाल होमवर्क में करा हो अगर तो दिया हुआ है, जिन्होंने किया हुआ वो मौज करेंगे। IS 38 का एक क्वेश्चन मैंने दिया हुआ था, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, डिस्कस वाला सवाल था, पेज नंबर 282 था ना, ये मैंने लिखा हुआ पेज 282, क्वेश्चन नंबर 7, ज़ीब्रा लिमिटेड। जी ये होमवर्क में दिया था, ये डिस्कस वाला सवाल है। जिसने किया हुआ है वो किल करेगा वेस्ट, जिसने नहीं किया वो करके आएगा। अल्लाह हाफिज़, जाओ।